हेलो फ्रेंड्स। आज से हम अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्लासरूम प्रोग्राम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इस सीरीज़ में सबसे पहले हम बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बिगनिंग से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझना इस पूरी सीरीज़ को। सारे टॉपिक आने वाले हैं इसमें, ठीक है। सारे टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेशन बायोलॉजी का। देखिए, बायोलॉजी बायोलॉजी में ये जो वर्ड है बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ। और ये जो वर्ड है लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ये जो वर्ड है बायोलॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ? बायोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का सिंपल मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ लाइफ। बायो मतलब लाइफ और लॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ की बात करती है। अब देखिए, ये जो लाइफ कहें इसे, या फिर हम लिविंग कह सकते हैं। लाइफ या लिविंग, लिविंग कौन होता है? अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग कौन है? प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन तीन को हम लिविंग कहते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखिए, लिविंग कहते किसको हैं? ये तो हमने ये बता दिया कि जो धरती पर जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमको लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं। अब ये लिविंग होते क्या हैं? देखिए, जो भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, ये सारी प्रोसेस करता है, उसको हम लिविंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी होती है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी होती है, मेटाबॉलिज्म भी होता है और डाइजेशन भी होता है। आगे बहुत विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है। ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। लिविंग कैरेक्टर्स को देख रहे हैं। लिविंग कैरेक्टर्स किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। प्लांट की स्टडी को बॉटनी कहते हैं। एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी कहते हैं। वहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? जैसे वायरसेस, वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फंगी, फंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब देखिए, बॉटनी, बॉटनी के जो फादर हैं उनका नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन हैं जो बनते हैं। जियोलॉजी, जिसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स, इज नोन एज जियोलॉजी। जियोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटले
या फिर अरस्तु। वहीं हम बायोलॉजी के फादर की हम बात करते हैं तो बायोलॉजी के फादर कौन है? अरिस्टोटले। बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर कौन है? अरिस्टोटल। वहीं बॉटनी के फादर की हम बात करते हैं तो कौन है? थियोफ्रेस्टस। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। वायरसेस, वायरसेस की स्टडी को हम कहते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। वहीं बैक्टीरिया की स्टडी को हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। और फंगाई की स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना। वायरसेस की स्टडी को वायरोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी और फंगाई की स्टडी को माइकोलॉजी। ठीक है, इनके फादर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वायरोलॉजी के फादर कौन है? तो आपको मालूम होगा इवानोवस्की। इवानोवस्की। बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है? एंटोनी वैन ल्यूवनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवनहॉक। वहीं माइकोलॉजी के फादर कौन है? हेनरिक एंटोन डी बेरी। कौन है? हेनरिक एंटोन डी बेरी। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं, इनको याद रखना। क्या क्या होते हैं ये? वायरसेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फंगाई की स्टडी को हम क्या कहते हैं? उनके फादर कौन है? ये स्टैटिक क्वेश्चन डायरेक्ट एसएससी व्यापम टाइप के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एमपीपीएससी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी हमने समझा कि बायोलॉजी एक वर्ड बायोस प्लस लोगोस से मिलके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ या फिर लिविंग। लिविंग कैरेक्टर कौन से होते हैं? जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन वगैरह, ये लिविंग कैरेक्टर होते हैं। किस में पाए जाते हैं ये? प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं, जूलॉजी की स्टडी को हम, एनिमल्स की स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई। इन सब की स्टडी हम आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के फादर इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि थियोफ्रेस्टस ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी प्लांट्स को लेके। प्लांट्स को लेके बहुत सारे प्लांट्स इन्होंने खोजे थे। तो इन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये किताब नाम याद रखना। थियोफ्रेस्टस की किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। वैसे ही एरिस्टोटल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स की स्टडी की। एनिमल्स की स्टडी को कहते हैं जूलॉजी। और इन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिज्म। हिस्टोरिया एनिमेलिज्म। ठीक है, इतनी बात याद रखना। ठीक है, चलिए, ये बिल्कुल बेसिक है जो हमें याद रखना है। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। याद रखना, साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। ये जो साइटोलॉजी है, ये साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है। एक है साइटो और दूसरा है लॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब स्टडी ऑफ सेल्स। स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट सेल
डिस्कवर हुआ था, जो फर्स्ट सेल डिस्कवर हुआ वो किया था रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने। कब किया था ये? 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लांट के जो कॉर्क सेल होता है, प्लांट का कॉर्क सेल होता है, ये नॉन लिविंग पार्ट होता है, डेड सेल होता है, डेड सेल नॉन लिविंग पार्ट है। इस कॉर्क सेल में कुछ हेक्सागोनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स देखे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स देखे और इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स को इन्होंने सेल नाम दिया। तो सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, और उसको क्या नाम दिया इन्होंने? सेल। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की, फर्स्ट लिविंग सेल। और ये फर्स्ट लिविंग सेल कौन सा था? ये एक बैक्टीरियल सेल था। कौन सा सेल था ये? बैक्टीरियल सेल था। बैक्टीरिया की एक सेल की खोज की थी इन्होंने। कब की थी? लगभग 1676 के आसपास। उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में। ठीक है, इतनी बात याद रखना। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल की खोज की, इसीलिए एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले बैक्टीरिया के सेल की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने ही की थी। ठीक है, और इतना याद रखना कि इन्होंने जो सेल की खोज की थी, ये सेल कैसा था? ये लिविंग सेल था। ठीक है, बैक्टीरियल सेल था। अब यहाँ पे कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं सेल से ही रिलेटेड, जैसे स्मॉलेस्ट सेल, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट सेल, दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम दुनिया का सबसे छोटा सेल है। ये एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, इतना याद रखना, बैक्टीरियल सेल है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसी को हम PPLO के नाम से जानते हैं। PPLO का मतलब क्या है? प्लूरो निमोनिया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO का क्या नाम है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? बिगेस्ट सेल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा सेल, बिगेस्ट सेल। बिगेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे का जो सेल है वो सबसे बड़ा है दुनिया का। ऐसे ही लॉन्गेस्ट सेल के बारे में भी पूछ लिया जाता है। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल कौन सा है? तो ये ह्यूमंस का सेल होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल। ह्यूमन के जो मस्तिष्क का सेल होता है, ह्यूमन के जो ब्रेन का सेल होता है, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ये दुनिया का सबसे लंबा सेल है। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्टैटिक क्वेश्चन हो जाते हैं। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, बिगेस्ट सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। अब देखिए, साइटोलॉजी की ही क्लास चल रही है और सेल को ही डिस्कस कर रहे हैं। सेल एक्चुअली में होता क्या है? सेल, आपने सबने स्कूल में ये पढ़ा होगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं लाइफ की, जीवन की। दूसरी बात,
सेल को ही हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से जैसे घर होता है तो एक घर में ईंट का रोल होता है, कई सारी ईंट से मिलके एक घर बनता है, वैसे ही कई सारे सेल से मिलके एक ह्यूमन की बॉडी बनती है। ह्यूमन हो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो मिलके बनता है सेल से। इसीलिए सेल को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। और सेल ही एक ऐसा है जो एक बॉडी को स्ट्रक्चर देता है और उस बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस उस सेल के अंदर ही चलते हैं। इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ। कैसे कह देते हैं हम सेल को यूनिट ऑफ लाइफ? इस चीज़ को समझिए, कैसे कह देते हैं हम सेल को कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से ही मिलके बनी है। कैसे मान लेते हैं हम कि सेल सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट? देखिए, समझते हैं इसको। जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग जो बनते हैं वो अपने फादर और मदर से मिलके बनते हैं। फादर की तरफ से क्या आता है? स्पर्म। और मदर की तरफ से क्या आता है? एग। ये स्पर्म इस एग को फ्यूज करता है और किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का। फादर की साइड से आता है स्पर्म और मदर की साइड से आता है एग। ये स्पर्म इस एग को फ्यूज करता है और किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? जो माँ के गर्भ में फेलोपियन ट्यूब में किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का। ये जो जाइगोट बनता है ये पहले दिन बनने वाला एक सेल होता है। फर्स्ट डे जब हम बनते हैं अपने मम्मी के फेलोपियन ट्यूब में, जब हम बनते हैं तब हम एक ही सेल के होते हैं। अब सेल का काम क्या होता है? सेल के दो ही काम होते हैं। पहला काम होता है ग्रोथ, कि अपनी ग्रोथ करे, और दूसरा काम होता है रिप्रोडक्शन। सेल के दो ही काम होते हैं, पहला अपनी ग्रोथ करना और दूसरा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है डिवीज़न, अपने आप को डिवाइड करना। तो ये जो हम फर्स्ट डे बने हैं एक सेल के जाइगोट, ये जाइगोट क्या करेगा? देखिए सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है इस प्रकार का, ये बीच में न्यूक्लियस और ये बीच में न्यूक्लियस और ये आउटर लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो जाइगोट बना है, जो एक ही सेल का मिलके बना है, ये क्या करेगा? अपनी ग्रोथ करेगा, फर्स्ट डे से ही अपनी ग्रोथ करेगा और अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब अपने आप का डिवीज़न करेगा। और ये एक सेल, जैसे कि ये एक सेल है, ये एक सेल अपनी ग्रोथ करने के बाद में क्या करेगा? ये अपने आप को डिवाइड करेगा, एक से दो सेल बनेंगे, दो सेल से चार सेल का फॉर्मेशन होगा, चार से आठ सेल का फॉर्मेशन होगा, और ऐसे ही कई सारे सेल्स बॉडी में बनने लगेंगे, कई सारे सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब देखिए, पहले जब फर्स्ट डे थे हम तो एक सेल के थे, वहीं पे कुछ दिनों के बाद दो सेल होते हैं, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौंसठ, और ऐसे करके कई सारे सेल बन जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। अब देखिए, जो पहले ही एक सेल के थे, अब ग्रुप ऑफ सेल्स, अब ये क्या है कि बहुत सारे सेल्स हो गए ना, इकट्ठे हो गए, ये बहुत सारे सेल हो गए। तो यहाँ पर जो ग्रुप है सेल्स का, इनको हम कहते हैं टिश्यू। तो ये जो पहले दिन जो सेल थे, ये क्या कर रहे हैं? अपने आप को डिवाइड करके कई सारे हो गए, और ये अब क्या करेंगे? किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे? टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, और आगे चल के यही बहुत सारे टिश्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, और बहुत सारे ऑर्गन बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम को चलाएंगे, ऑर्गन सिस्टम को चलाएंगे। और जब एक बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं तो वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो लगभग 3 किलो के आसपास जब हम पैदा होते हैं, इनिशियली जब हम रहते हैं तो एक सेल के होते हैं, मतलब हम कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। इनिशियली
फर्स्ट डे हम यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जब हम बनते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो कई सारे सेल के होते हैं, मतलब हम कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं हम, मल्टी सेलुलर। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, जब हम फर्स्ट डे थे जायगोट के रूप में, तो जायगोट से पूरा ये ऑर्गेनिज्म बनने तक का टाइम, इसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं इसको हम, गेस्टेशन पीरियड, या फिर इसी को हम कहते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड। एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर ये 9 मंथ और 6 से 7 दिन का देखा जाता है। अलग अलग मैमल्स में अलग अलग टाइम पीरियड होता है, ह्यूमंस के अंदर ये 9 महीने 6 से 7 दिन का होता है। इतनी चीज़ याद रखिए, ठीक है। और थोड़े विस्तार में समझाता हूँ इसी चीज़ को। देखिए, जब हम फर्स्ट डे बने थे तो हम जायगोट के रूप में थे। जायगोट का मतलब एक सेल के रूप में थे। अब ये एक सेल क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा और कई सारे सेल बनाएगा। तो जब ये एक सेल अपने आप को डिवाइड करता है और लगभग 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, और ये इस प्रकार से जब ये सेल का डिवीज़न होता है तो 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन वाली जो स्टेज होती है, इस स्टेज को हम कहते हैं मोरूला स्टेज। 1 से 2 दिन, सबसे पहले हम इनिशियली फर्स्ट डे एक सेल के थे, फिर 1 से 2 दिन वाली जो स्टेज है उस बच्चे की, उसको हम क्या कहते हैं, मोरूला स्टेज। उसके बाद लगभग 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन की स्टेज जो होती है, जिसमें सेल अपने आप को और ज़्यादा डिवाइड करता है, कई सारे सेल बनाता है, बहुत सारे सेल बना लेता है। 2 से 3 दिन की जो स्टेज है इसको हम कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज। फिर सेल अपने आप को और डिवाइड करता है, डिवाइड करते जाता है, करते जाता है, करते, ये डिवीज़न पूरे 9 महीने 6 से 7 दिन तक चलेगा। ये पूरा डिवीज़न 9 महीने 6 से 7 दिन तक चलता है, और इवन बर्थ के बाद भी सेल का डिवीज़न होते जाता है, ठीक है। ये आगे की क्लासेस में समझाते जाऊंगा मैं। तो लगभग 3 से 4 दिन के बाद में लगभग 15 से 16 दिन के आसपास, 16 दिन के आसपास जो बच्चा होता है, एक एम्ब्रियो होता है, इस स्टेज को हम कहते हैं गैस्टुला स्टेज। गैस्टुला स्टेज। गैस्टुला स्टेज के बाद में क्या होता है कि गैस्टुला स्टेज के बाद में 15 से 16 दिन के बाद में उस एम्ब्रियो में कुछ लेयर्स डेवलप होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं, कुछ लेयर्स डेवलप होती हैं। इन लेयर्स को हम क्या नाम देते हैं, ये लेयर्स मेनली 3 प्रकार की होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। DERM, एंडोडर्म। ये लेयर्स मतलब क्या होता है, देखिए, ये जो बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, ये बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, सेल्स कंबाइन करेंगे। जैसे कि ये सेल हैं, ये सारे सेल मिल गए, ये सेल हैं, ये सारे सेल मिल गए, ये सेल हैं, ये सारे सेल मिल गए। तो ये सारे सेलों ने कंबाइन किया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। मतलब ये टिश्यू का फॉर्मेशन करने लगते हैं 15-16 दिन बाद, ठीक है। तो ये टिश्यू कैसे बनते हैं, टिश्यू लेयर बाय लेयर बनते हैं, ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये एक लेयर, ऐसे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर मैं स्किन की बात करता हूँ, स्किन, तो स्किन का फॉर्मेशन किससे हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू से। किससे हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू। ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आगे चल के, किससे वो एपिथेलियल टिश्यू, कैसे, लेयर बाय लेयर। और ये लेयर किससे बनी है, सेल से मिलके बनी है। इनिशियली हम इस टाइप से थे, सेल के रूप में, लेकिन जब गैस्टुला स्टेज के बाद में जब ये लेयर बनने लगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तो इन्होंने क्या किया कि सेल्स को कंबाइन कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टोडर्म ने हमारी उस बच्चे की स्किन बनाना स्टार्ट कर दी 15 से 16 दिन के बाद में।
स्किन बनना उस एम्ब्रियो की स्टार्ट हो गई। मीजोडर्म ने क्या किया कि यहाँ पर हार्ट सेल बनाना स्टार्ट कर दिए, या फिर इसने ब्लड वेसल बनाना स्टार्ट कर दी उस बच्चे में, ठीक है, आर्टरीज वेन्स वगैरह। और एंडोडर्म लेयर ने क्या करना स्टार्ट किया, इसने ऑर्गन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया, जैसे कि किडनी, लंग्स, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन्स बनना यहाँ पर स्टार्ट होने लगे लगभग 1 महीने के आसपास। जैसे आपने सुना होगा 1 महीने के आसपास ह्यूमन हार्ट धड़कने लगता है, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट कैसे, जब ये लेयर्स कंबाइन होती हैं और ये लेयर से क्या करती हैं, ये टिश्यूज़ का फॉर्म करती हैं, और टिश्यूज़ क्या करती हैं, ऑर्गन बनाने का काम करने लगते हैं। तो बच्चे में वो ऑर्गन डेवलप होने लगता है। तो क्या हुआ, 15 से 20 दिन के बाद में ये लेयर्स फॉर्म होने लगी, और लेयर्स फॉर्म होने के बाद में ये धीरे धीरे टिश्यूज़ का रूप लेने लगी, और टिश्यूज़ ने आगे चल के ऑर्गन्स का रूप ले लिया। तो इन सब ने मिला के किस चीज़ का बना, इन सब ने मिला के किस चीज़ को बना दिया, इन सब ने ऑर्गन को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जैसे ही ऑर्गन बनने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा जो ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का वो क्या है, स्किन, ठीक है ना, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। वैसे ही किडनी, लंग्स, ये भी ऑर्गन है। तो बहुत सारे ऑर्गन बच्चे में बनना स्टार्ट हो गए, और ये ऑर्गन जब प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो ये बॉडी के अंदर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम को डेवलप कर लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अलग अलग ये ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करने लगते हैं ऑर्गन्स कंबाइन रूप में। और उसके बाद में ये ऑर्गन सिस्टम कंबाइंड हो जाते हैं और एक बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। तो इनिशियली जब हम पहले दिन के थे तो जाइगोट के रूप में थे, एक सेल के थे, हम कैसे थे, यूनिसेलुलर थे। कैसे थे, यूनिसेलुलर। और ऑर्गेनिज्म के रूप में हम बन जाते हैं तो हम कैसे बन जाते हैं, मल्टी सेलुलर। कैसे बन जाते हैं हम, मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो पहले दिन, एक दिन से ये पूरे ऑर्गेनिज्म बनने तक का टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड। इसको हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड या एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड। और ह्यूमंस में ये कितना होता है, 9 मंथ्स 6 to 7 days, ठीक है। इतनी बात याद रखना। तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक सेल का समझाया है, जिसमें मैंने स्टैटिक पार्ट भी लिया हुआ है, जैसे कि फैक्ट्स भी लिए हुए हैं, और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्लाइड से भी मैं आगे की क्लासेस स्लाइड से भी लेने वाला हूँ, जिसमें टाइप्स ऑफ सेल वगैरह के बारे में बताऊँगा आपको, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल क्या होते हैं, प्लांट सेल क्या होते हैं, ठीक है। पूरा डिवीज़न भी समझाऊंगा आपको, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, कौन कौन से उसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अभी मैंने बेसिक समझाया है कि क्यों हम सेल को ही यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। अब आपको समझ में आया कि कैसे एक पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म के रूप में एक लाइफ का फॉर्मेशन हो गया, और किससे हुआ, तो एक सेल से हुआ, ठीक है। किससे हुआ, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया, किससे हुआ, एक सेल से हुआ, ठीक है ना। इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए सेल इज कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल ही है हमारी बॉडी में जो क्या करता है, काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल से ही हमको स्ट्रक्चर मिलता है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसको स्ट्रक्चर मिलता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से समझते जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।